आज के फोकस का। वर्ल्ड बैंक की ताज़ा रिपोर्ट यानी कहें अपडेट रिपोर्ट पूरी दुनिया के विकास दर को लेकर के आ चुकी है। साउथ एशिया की बात करें तो स्पष्ट तौर पर चीन की अर्थव्यवस्था को लेकर के गहरी चिंता जताई गई है। भारत के बारे में कहा गया है कि अभी भी ये दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तार अर्थव्यवस्था, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है और अगले साल भी ये रफ्तार कायम रहने की उम्मीद है। और अच्छी बात है इंडियन ग्रोथ स्टोरी की ये भी कि हम क्लीन एनर्जी का जो ट्रांजिशन पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं वो भी काबिले तारीफ है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करें। वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्थाओं में भारत की ग्रोथ सबसे तेज बनी रहेगी। वहीं पूरे रीजन को लेकर अनुमान दिया गया है कि दक्षिण एशिया में आर्थिक विकास दर दूसरे डेवलपिंग जोन्स में सबसे तेज रहेगी। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर चीन में सुस्ती जारी रहती है तो इसका असर पूरे दक्षिण एशिया पर दिखाई देगा। रिपोर्ट में कहा गया कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत वित्त वर्ष 2022-23 में 7.2% की दर से सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में एक है। भारत की विकास दर G20 देशों के बीच दूसरे स्थान पर है और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में औसतन लगभग 2 गुनी है। इस लचीलेपन की वजह मजबूत आर्थिक मांग, मजबूत सार्वजनिक बुनियादी ढांचा निवेश और मजबूत वित्तीय क्षेत्र है। भारत में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बैंक ऋण बीते साल के मुकाबले बढ़कर के 15.8% पर पहुंच गया है। विश्व बैंक का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP दर 6.3% रह सकती है। वर्ल्ड बैंक के अनुमान के मुताबिक दक्षिण एशिया साल 2023 में 5.8% और 2024 में 5.6% की दर से बढ़ सकता है। चीन की GDP विकास अनुमान को 4.8% से घटाकर 2024 के लिए 4.4% कर दिया गया है। Our team expects India's growth in this fiscal year 23-24, to be 6.3%. This number is unchanged from our previous projection, which was delivered 6 months ago. We are expecting growth to be underpinned by robust private investment, and we expect to see some strength in the services sector as well. The moderation in our number from last year's growth number, which was 7.2%, is largely as a result of a moderating consumption and challenging external conditions. भारत के लिए अच्छी खबर यह भी है कि देश का सर्विस सेक्टर काफी मजबूती दिखा रहा है और ये 7.4% की दर से विकास कर सकता है। इसके साथ ही निवेश में बढ़ोतरी की रफ्तार 8.9% पर बने रहने की उम्मीद है। विश्व बैंक की रिपोर्ट में भारत के क्लीन एनर्जी सेक्टर पर फोकस की भी सराहना की गई है। India is the elephant in the room in South Asia. Of course, it accounts for 70% of the region's GDP. So, of course, a lot of the economic trends in the region, or labor market trends too, are driven by India. But there are a few things that are common across South Asia. One is this fact that everywhere growth next year or over the next 2 years is less than was before the pre-pandemic average. The second are the fiscal challenges. They're essentially cross-cutting across the region. Where India differs a bit is in the energy transition. In India, actually, there are more workers in green jobs than pollution-intensive jobs. Whereas in every other country in the region, there are more workers in pollution-intensive jobs than in green jobs. So maybe in that sense, India is a bit better placed than others. But even in India, 9% of workers are in pollution-intensive jobs that may have to look for other jobs when the energy transition really gets going. दक्षिण एशिया में देशों के ऊपर बढ़ता सार्वजनिक कर्ज एक बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या चीन में आ रही सुस्ती है और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को पर्यावरण संबंधी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। चीन में प्रॉपर्टी संकट भी दुनिया के लिए एक नई चुनौती बनकर उभरा है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। आज के फोकस में इकोनॉमी टुडे में दो बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर वरदराज बापट जो कि प्रोफेसर है फाइनेंस के IIT मुंबई, और सुनील कुमार सिन्हा जो कि प्रधान अर्थशास्त्री हैं इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर साहब, आप ही से शुरुआत करता हूं। भारत के फंडामेंटल्स की मजबूती वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट हुई है। क्या कहें फाइनेंशियल सेक्टर की अगर हम बात करें, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखें तो क्या वाकई इंडिया इतनी कंफर्टेबल पोजीशन में है कि अगले 2, 3, 4, 5 साल तक ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रह सकता है? प्रोफेसर साहब। डेफिनेटली
भारत ने जो निवेश किया है पिछले कुछ वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ी बढ़ोतरी की है और उस कारण फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश भारत की तरफ आकर्षित हो रहा है। दूसरी तरफ हमने टेक्नोलॉजी का अच्छा उपयोग करते हुए फाइनेंशियल सेक्टर की ग्रोथ एक स्टेबल पोजीशन बनाई है। रेगुलेशन भी काफी अच्छा है और दूसरी तरफ ग्रोथ इन द डिमांड फॉर लोन्स, जो एडवांसेस की डिमांड है वो बढ़ रही है और जब फाइनेंशियल सेक्टर ग्रो करता है उसके कई गुना अच्छे इफेक्ट एक्चुअल सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर में है। सो मुझे कॉन्फिडेंस ऐसा लगता है कि सर्विस सेक्टर आगे भी ग्रो करेगा। एग्रीकल्चर की स्थिति भी अच्छी है, जैसे बारिश का अनुमान रीजनेबली नॉर्मल है। तो मुझे लगता है कि ये जो अगला ये वर्ष भी और अगले आने वाले 2-3 वर्ष डेफिनेटली एक अच्छा विकास दर को ऐसे तरह के अनुमान दिख रहे हैं। जी प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास लौटता हूँ। सिन्हा साहब, इंडिया रेटिंग्स के अपने एजम्पशंस हैं, अपने आकलन है ग्रोथ रेट को लेकर के। अभी वर्ल्ड बैंक ने जो रिटेन रखा है 6.3% का अगले साल के लिए, आप लोग का अनुमान कहां पर है? और फंडामेंटल्स के बारे में आप भी प्लीज थोड़ा सा हमें समझाइए कि कहां पे स्टैंड करते हैं इंडिया के फंडामेंटल्स। हमारा जो अनुमान है फिस्कल ईयर 24 के जीडीपी ग्रोथ के बारे में वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। वर्ल्ड बैंक जो है वो कह रहा है 6.3% जीडीपी ग्रोथ और हम जो है वो 6.2% कह रहे हैं जी। जहां तक वर्ल्ड बैंक का सवाल है, वर्ल्ड बैंक ने अपने ग्रोथ के अनुमान में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन हमारा जो अनुमान फरवरी के महीने में था वो 5.9% का था फिस्कल ईयर 24 के लिए। परंतु जो कई सारे पॉजिटिव समय इकोनॉमी में देखने को मिले हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हमने अपने ग्रोथ का अनुमान जो है वो 5.9 से बढ़ाकर 6.2% कर दिया है इस फिस्कल ईयर के। तो वो फैक्टर्स क्या है? जी जी सिन्हा साहब, वो फैक्टर्स क्या है थोड़ा सा बताएं इकोनॉमी में जिसकी वजह से आपको रिवाइज करना, आप ही को नहीं शायद IMF को भी रिवाइज करना पड़ा अभी हमारे जो Q1 के जो डेटा है उसके बाद में। जी, एक सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि जो प्राइवेट कैपेक्स है उसके बारे में पिछले कई सालों से बातें चलती रही और कई कोशिशों के बावजूद भी हमने देखा कि उसमें कोई सुधार नहीं आया। परंतु इस समय जब हमने इकोनॉमी का अवलोकन किया तो हमें ये अनुमान हो रहा है कि वो प्राइवेट कैपेक्स जो है वो ऑलमोस्ट एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है जहां से कि वो रियलिटी में कन्वर्ट होने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि एक तरफ अगर गवर्नमेंट कैपेक्स जो है वो लगातार पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि उछले स्तर पे, अब अगर उसको प्राइवेट कैपेक्स का भी सपोर्ट मिलता है तो मेरी समझ से जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जीडीपी का, जो कि तकरीबन 30% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल जीडीपी में, अगर उसमें विकास की दर बढ़ती है तो सिर्फ जीडीपी में ही बढ़ोतरी नहीं आती है, वो आने वाले समय के लिए भी एक अच्छा खासा जो है वो बेस क्रिएट कर देता है जिसपे कि जो ग्रोथ की रफ्तार है वो बढ़ सकती है। प्रोफेसर साहब, चूंकि आप मुंबई में बैठे हैं और आप जानते हैं कि आरबीआई की समीक्षा बैठक आज शुरू हो गई और आप दोनों ही इकोनॉमिस्ट हैं, बड़ा अच्छा दिन है आप दोनों लोगों से चर्चा करने का। महंगाई हमारे देश के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, कितना बड़ा कंफर्ट लेवल है कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, उस पर थोड़ा सा अपनी राय दीजिए। और ब्याज दरें भारत में आगे जाते हुए कहां दिखाई दे रही है आपके हिसाब से? डेफिनेटली महंगाई एक हमेशा कंसर्न का विषय होता है क्योंकि सामान्य व्यक्ति का जो जीवन है वो उससे बहुत अफेक्ट होता है। एंड भारत क्योंकि एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र है उसका असर सरकार को भी होता है और सरकार उसको बहुत सीरियसली लेती है। किंतु अभी जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं उस अनुसार हमारी अर्थव्यवस्था में काफी वेल मैनेज्ड ये ट्रेंड्स दिख रहे हैं। जो 6 या 8 महीने पहले थोड़ी महंगाई बढ़ रही थी वो अभी अच्छे कंट्रोल्स में है और आगे आने वाले पीरियड में अगर मानसून अच्छा रहा जैसे ट्रेंड्स दिख रहे हैं मुझे लगता है कि महंगाई कंट्रोल में रहेगी। दूसरा एक बड़ा महंगाई का कारण भारत में होता है वो ऑयल रेट्स बढ़ना।
जी। विशेषतः जब यूरोप में जो युद्ध हो रहा है उस कारण ऑयल रेट्स बढ़ गए थे और इसका एक बड़ा असर महंगाई पे था। बट राइट नाउ ऐसा लगता है कि उस पर एक अच्छा कंट्रोल आया है, हमें रशियन ऑयल भी मिल रहा है रिलेटिवली एट अ डिस्काउंट, सो महंगाई कंट्रोल में रहेगी। और महंगाई का असर होता है इंटरेस्ट रेट्स पे जी। एंड दैट स्पेशली अफेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट आ रही है। इसके लिए मुझे लगता है कि दोनों लेवल्स पे इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन चिंता की कोई खास आवश्यकता नहीं है। रिजर्व बैंक उसके ऊपर एक तरह का नियंत्रण बनाए रखा हुआ है और एक अच्छी उम्मीद है आने वाले 2-3 वर्षों के लिए। जी सिन्हा साहब, इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं, आपसे समझना चाहूंगा कि आरबीआई को लेकर के आप लोगों के क्या आकलन है और वो कौन सा फैक्टर्स हैं जिनको आरबीआई ध्यान में रखते हुए ये 3 दिन चर्चा करेगा और क्या उम्मीद करते हैं आप फ्राइडे को? जहां तक पॉलिसी मेजर का सवाल है और खासकर रेपो रेट का सवाल है, उसमें हमारा अनुमान है कि कोई बदलाव नहीं होगा। और हम ये भी मान रहे हैं कि जो रिमेनिंग 6 महीने हैं इस फिस्कल ईयर के, वो रिमेनिंग 6 महीनों में भी कोई बदलाव की संभावना नहीं है। इसका मुख्य कारण ये है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है, जो कि आरबीआई का नॉमिनल एंकर है, उसमें हमने लगातार ये देखा है कि ऑल्दो जो ट्रेजेक्ट्री है वो धीरे धीरे कम होती हुई नजर आ रही है, परंतु बीच बीच में हमें जो है वो किसी न किसी किस्म का झटका लगता है। जैसे अगस्त के महीने में जो हमने देखा टमाटरों की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी और उसका असर जो हमने इन्फ्लेशन रेट, रिटेल इन्फ्लेशन पे देखा, वो सितंबर के महीने में कम जरूर हुआ है, परंतु आने वाले समय में भी जो ये अनफोर्सीन जो स्पाइक्स हैं उनको अगर आप सामने रखें तो मुझे नहीं लगता है कि आरबीआई जो है वो ये मान के चल रहा है कि इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन इस फिस्कल ईयर के एंड तक 4% के आसपास होगा। उनका अपना अनुमान जो है 5.1, 5.2% के आसपास। तो ऐसी स्थिति में जब तक कि वो 4% के आसपास नहीं आता है, तब तक जो है रिपो रेट में किसी किस्म के सुधार या गिरावट की संभावना नहीं है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद उस पर हम चर्चा करेंगे किस तरह से क्लीन एनर्जी पर जो फोकस भारत सरकार का दिखा है वो कैसे एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है ग्रोथ की पूरी स्टोरी के लिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइए, आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे।